चेतना लालवानी एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ एफएमवी। आज की क्लास में हम लोग रेशियो एनालिसिस का सेकेंड पार्ट कवर करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को देखा था एंड उसे निकालना भी सीखा था। आज हम उसकी एनालिसिस करेंगे। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का जो सेकेंड पार्ट होता है दैट इज ओवरऑल रेशियोज होते हैं हमारे, दैट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, दैट इज रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले पिछली क्लास में जो हम लोगों ने रेशियोज को किया था उसके लिए हम लोग जो एनालिसिस करने वाले हैं उसको देख लो। मैंने क्या बोला, हमारे पास जो रहता है, जो सेल से लिंक रहता है रेशियो, सेल से लिंकिंग रहता है रेशियो, वो रेशियो को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, एज पर दी फाइनेंस, जो फाइनेंस एज अ सब्जेक्ट आप लेते हैं उसमें अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो सेल से लिंक रहता है उसको अगर हम लोग देखेंगे तो वो 4 पार्ट में होता है। सबसे पहले मैंने बोला था हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दैट इज जीपी रेशियो, जिसका फॉर्मूला मैंने क्या बोला था कि ग्रॉस प्रॉफिट को हम सेल से लिंक करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमारा आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। ठीक है, ये हमारा जीपी रेशियो था, जिसपे मैंने क्या बोला था कि जीपी हमारा कैसे आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है आपका अगर आप अपने सेल्स में से सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस को माइनस करते हो तो आपका जीपी आता है। और जब इसी जीपी को आप अपने सेल से लिंक करते हो और रेशियो निकालते हो तो आपको पता चलता है कि आपका कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ओके, ये होता है हमारा जीपी रेशियो। अब एनालिसिस में क्या होता है, देखो जो जीपी रेशियो रहता है दैट इज हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रहता है, मतलब जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रहता है ना वो हमारे अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर करने में मदद करता है। देखो यहाँ पे जब मैंने बोला कि हम सीओजीएस को माइनस करते हैं, मतलब सीओजीएस जब माइनस हुआ तो हमारे सारे ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे माइनस हो गए। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया, जिसमें हम लोग हमारे अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, नेट प्रॉफिट आता है। तो हम लोगों ने क्या बोला कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रहता है वो हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर करने में मदद करता है। कॉमन सेंस की बात है, जितना ज्यादा जीपी आएगा उतने ज्यादा आप अपने अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर कर पाओगे और आप नेट प्रॉफिट लाओगे। अगर आपका जीपी ही कम है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा रहेंगे तो आपका जो है लॉस आ जाएगा, नेट प्रॉफिट नहीं आने वाला है। इसलिए आपको देखना है कि किसी भी कंपनी का आप जीपी रेशियो निकालते हो वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। जीपी रेशियो ज्यादा आ रहा है मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा है और आपके ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस कवर होंगे और कंपनी का उतना ज्यादा ही प्रॉफिट क्रिएट हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपके एक एनालिसिस थी, बेसिक सी एनालिसिस थी कि आपका जीपी रेशियो कंपनी कितना दे रही है। उसके बाद आप देखो स्क्रीन पे क्या आता है, हमारा ऑपरेटिंग रेशियो आता है। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में नाम नहीं बताए थे, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट करके बताया था। अब मैं आपको बता रही हूँ नाम क्या होते हैं एज पर द सब्जेक्ट ऑफ द फाइनेंस। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब कि क्या होता है, जब आप अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को, किसको, जब आप अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंपेयर करते हो सेल्स से, सेल से लिंकिंग है सारे रेशियो की, तो इसमें बोला है अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को जब आप अपनी सेल्स से कंपेयर करते हो तब आपको पता चलता है कि आपका ऑपरेटिंग रेशियो क्या है। अब इसको निकालने का भी एक रीजन है। देखो अगर आपकी सेल्स बढ़ रही है डेफिनेटली आपके कॉस्ट भी बढ़ने वाले हैं, तो हम देखते हैं सेल्स के कितने प्रोपोर्शन में हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, इसकी भी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो होता है या एक्सपेंस रेशियो होता है, एक्सपेंस को भी, ये तो ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट से रिलेटेड हो गया। एक्सपेंस रेशियो क्या हो गए, जो अदर एक्सपेंसेस हमारे आते हैं अपार्ट फ्रॉम दी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो आते हैं। ये दोनों ही एक प्रकार के एक्सपेंस रेशियो हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में एक्सपेंस के रेशियोज भी निकाले थे। क्यों निकाले थे, ताकि हमको पता चल सके कि हमारा एक्सपेंस कितना परसेंटेज ऑफ सेल्स है। इससे हम लोग को आइडिया हो जाएगा कि हम लोग कितना खर्चा हमारे बिजनेस में कर रहे हैं, जो कि हमको प्लान आउट करने में मदद करेगा। जो अवॉइडेबल कॉस्ट है उसको अवॉइड करने में एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट की नॉलेज देगा। और इससे हमको ये भी पता चलेगा कि जो कॉस्ट हमारी लग रही है उसके लिए आगे कितनी कॉस्ट लगने वाली है एंड बजट उस हिसाब से हम प्रिपेयर कर पाएंगे। तो एक्सपेंस रेशियो या ऑपरेटिंग रेशियो के केस में क्या हो गया, अब देखो ऑपरेटिंग रेशियो में मैंने बोला ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेना है और उसमें अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करना रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, सीओजीएस लेना है प्लस आपके अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करना है, तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब कि क्या था, मैंने आपको बताया था एडमिन
एंड सेलिंग, जनरल एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे आपके अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाते हैं, उसको आपको प्लस करना है सीओजेएस में, तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी। जब आप उसको सेल्स से डिवाइड करोगे, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 करेंगे तो आपके ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में पता चलेगा। बेसिकली सेल्स रेशियो के बारे में आपको मतलब ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में पता चलेगा, मतलब एक्सपेंस का आपको रेशियो की नॉलेज हो जाएगी। एक्सपेंस रेशियो में क्या हो गया, मैंने बोला जो इस कॉस्ट के अलावा, ऑपरेटिंग कॉस्ट के अलावा बाकी जो आपकी कॉस्ट रहती है वो आपकी एक्सपेंस रेशियो में आ जाती है। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अपना एक्सपेंसेस इसके अलावा वाले डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, तो ये हो गए आपके एक्सपेंस से रिलेटेड। उसके बाद आ जाता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसको भी मैंने पिछले क्लास में कवर किया था, मैंने बता दिया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बारे में। वहां पे हम लोगों ने ऑपरेटिंग रेशियो मतलब कि क्या, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो के बारे में बात की जाती है। यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे आता है, ध्यान देंगे इधर स्क्रीन पे, आपको लेनी है नेट सेल्स। अब सेल्स बोलो या नेट सेल्स बोलो वही मतलब होगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने सेल्स में से आपको जितनी सेल्स रिटर्न आई, आप लोगों ने कुछ सामान बेचा उसमें से कुछ रिटर्न आ गया, तो आपको नेट सेल्स ही लेनी है एवरी टाइम जब आप सेल्स का यूज कर रहे हैं रेशियो निकालने में। तो आपको क्या लेना है, नेट सेल्स का कंपैरिजन करेंगे। किससे कंपैरिजन होता है नेट सेल्स का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कंपैरिजन होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट तो समझ आ गई मैम, बट ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है उसके बारे में बताइए, स्क्रीन पे देखना। अब देखो कॉमन सेंस की बात है, जब आप लोग नेट सेल्स में से अपनी नेट सेल्स में से माइनस करोगे ऑपरेटिंग कॉस्ट को, तो आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, क्या बोला मैंने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है, मतलब नेट सेल्स को आप अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कंपेयर कर रहे हो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल्स में से अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर लो। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आई थी आपकी, ठीक है, सीओजीएस प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जहां पे मैंने जनरल एंड सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस को बोला था। अपना एबिटा वाला पॉइंट जो पिछली क्लास में हम लोगों ने कवर किया था, जो मैंने एक्सेल शीट से भी हटाया था, बोला था कि एबिटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट सेम हो गया चीजें, तो आपका ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आ गया। ये 4 रेशियो थे, हम लोगों ने इन रेशियोज को देखा था पिछली क्लास में, उसका मैंने रिवीजन भी करा दिया और एनालिसिस भी बता दी। एनालिसिस जीपी के लिए बताई, जीपी ज्यादा आना जरूरी है किसी भी कंपनी का। अगर आप जीपी रेशियो देख रहे हो तो वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा जीपी होगा वो अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कवर करने में मदद करेगा, तभी आपका नेट प्रॉफिट आएगा। एक्सपेंस रेशियो के बारे में हम लोगों ने देखा था, हमारे एक्सपेंडिचर को प्लान करने में मदद करते हैं, हमको बजट बनाने में मदद करता है और हमको शो करता है कि कितना खर्चा करस्पॉन्ड टू हमारी सेल्स आ रहा है। अगर सेल्स बढ़ रही है तो खर्चा बढ़े तो किस प्रोपोर्शन में वो बढ़ रहा है, ये हमको देखने में मदद करता है। ठीक है, कॉमन सेंस की बात लगाओ, सेल जितने की बढ़ नहीं रही उससे ज्यादा का खर्चा बढ़ जाएगा, मतलब वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो हमको उस खर्चे को अवॉइड करना है। तो हमारी प्लानिंग होगी एक्सपेंडिचर की एंड बजट की भी प्लानिंग होने वाली है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थिंग जो कि हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लिंक्ड विद द सेल्स था। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम लोग क्या करने वाले हैं, उन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को देखने वाले हैं ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसको हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखो यहाँ पे आज की क्लास में मैं क्या करूंगी, पहले आपको इसकी मतलब एनालिसिस चीजें समझाऊंगी, उसके बाद हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। कॉमन सेंस की बात मेरी ध्यान में रखना, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये जो रहता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कॉमन सेंस की बात करते हैं इस पे। आप एक इन्वेस्टर हो, या तो आप लोगों ने कंपनी के इक्विटी शेयर्स लिए या प्रेफरेंस शेयर्स लिए, या इन्वेस्टर नहीं हो तो आप लोगों ने कंपनी के डिबेंचर्स बॉन्ड्स पे हैं, या आप एक बैंक हो जिसने कंपनी को लोन देके रखा है। आप कोई भी पर्सन हो, इट मींस आपने कंपनी में पैसा लगाया है एंड आप उसके बदले रिटर्न चाहते हो। तो बीइंग एन इन्वेस्टर, बीइंग एन आउटसाइडर, आपका तो यही मकसद है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को कितना दे रही है, मतलब उस कंपनी में जो पैसे लगे हैं उसके बदले वो कितना रिटर्न जनरेट करके दे रही है उन लोगों को। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई उसने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, उसने नेट प्रॉफिट कमाया, क्या करना है अगर वो मुझे नहीं मिल रहा है तो। कॉमन सेंस की बात है ना, आप तो यही देखोगे ना कि कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न जनरेट करके दे रही है। इसलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे बाइफर्केशन किए गए हैं। ठीक है, अब मैं उसके बाइफर्केशन आपको लिख के दिखाने वाली हूँ और समझाने वाली हूँ। ओके,
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में बात करूं या हमारा उसको बोलते हैं ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो रहता है वो बेसिकली 3 पार्ट में हमारा डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहला जो पार्ट आ जाता है वो आता है रिटर्न ऑन एसेट्स। ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट्स। अब देखो ये वाला जो पार्ट है रिटर्न ऑन एसेट्स, इसको मैं आज की क्लास में कवर नहीं करने वाली हूं, ये हमारा चले जाएगा नेक्स्ट क्लास में, इसलिए इसके बारे में अभी कोई बात नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं उसको सीई कर रही हूं, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो, अब इसको हम लोग समझने वाले हैं क्योंकि हम इसका मतलब समझेंगे, इसके एनालिसिस देखेंगे एंड इसको हम लोग हमारी एक्सेल शीट में प्रॉपरली परफॉर्म भी करने वाले हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? ओके, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि क्या होता है? सबसे पहले आप देखो कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि टोटल फंड्स जो कि आपके बिजनेस में लगाए गए हैं, जितने भी फंड्स, चाहे वो शेयर से हो, डिबेंचर से हो, बोरोइंग से हो, बॉन्ड से हो, किसी से भी हो, टोटल फंड्स एम्प्लॉयड इन बिजनेस। बिजनेस में जो भी टोटल फंड लगाया गया है उसको हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट बनाते हैं, लेकिन इसमें से आपको क्या करना रहेगा? माइनस करना पड़ेगा फिक्टिशियस एसेट्स को। ठीक है, आपको क्या बोला गया है? जब आप जितना भी फंड आपके बिजनेस में लगाया गया है उसको आप माइनस करते हो फिक्टिशियस एसेट से, तो वो आता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। वर्ड से समझो, कैपिटल मतलब पैसा, एम्प्लॉयड मतलब कितना लगाया गया है। ठीक है, इस कैपिटल एम्प्लॉयड को जब आप लोग कंपेयर करते हो, किससे कंपेयर करते हो? आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। यहाँ पे है ईबीआईटी। ठीक है, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पे क्या बोला है? ईबीआईटी। डेप्रिसिएशन को भी आपको हटाना रहेगा। तो जब आप अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कंपेयर करते हो तो आपका आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाया है। ठीक है, मैं या तो मैंने इक्विटी शेयर से लिया है, प्रेफरेंस शेयर से लिया है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक्स, लाइबिलिटीज, बोरोइंग्स, कहीं से भी आया है। मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या कंपनी उसके बदले उन लोगों को रिटर्न जनरेट करके दे रही है कि नहीं। तो पहली तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ही रेशियो आने वाली है, जहां पे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज टू से ईबीआईटी को लेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से। ठीक है, और उससे हम लोग ये देखेंगे कि कितना कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना परसेंटेज जो है अपने शेयर होल्डर्स के लिए दे रही है, कितना रिटर्न अपने बोरोअर्स को मतलब या अपने डिबेंचर्स होल्डर्स को दे रही है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला स्क्रीन पे देखो, ये होता है आपका ईबीआईटी डिवाइडेड बाय आपका इक्विटी कैपिटल प्लस डेट। अब इसमें देखो, इसमें डीप चीज है। ईबीआईटी क्यों आया ये मैंने आपको बताया। नीचे मैंने बोला कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर आप ये ईक्यू देख रहे हो ना, ईक्यू मतलब कि क्या? आपके इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ गए, इनकेस अगर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो भी आ गए, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आ गया। वो क्यों आया? क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस शेयर होल्डर की ही हिस्सा होता है, इसलिए ईक्यू में रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आ गया। ओके, फिर से एक बार इसको देखते हैं। ईबीआईटी क्यों किया हम लोगों ने, ये मैंने आपको बताया। ईक्यू मतलब कि क्या होता है? जब आप अपने इक्विटी शेयर्स कैपिटल, अगर प्रेफरेंस है तो वो, या तो रिजर्व्स एंड सरप्लस, तीनों को प्लस करते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस को क्यों प्लस करते हैं? क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स का ही हिस्सा होता है। उसके बाद मैंने बोला डेट। डेट में आपके बॉन्ड्स भी आ गए, डिबेंचर्स भी आ गए, आपकी बोरोइंग्स भी आ गई, ये सारी चीजें हमारी डेट में आ जाती है। तो इन दोनों के कंपेरिजन से आपका आ जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जिन लोगों ने कंपनी में पैसे लगाए हैं उनको कितना रिटर्न कंपनी जनरेट करके दे रही है। अब बताओ मेरे को, ये रेशियो ज्यादा आना चाहिए कि कम? डेफिनेटली ज्यादा आनी चाहिए। भाई आपने पैसा लगाया तो आप तो चाहोगे ना कि कंपनी मुझे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे। हम बैंक में एफडी कराते हैं तो हम क्यों कराते हैं? क्योंकि हमको ज्यादा से जो है रिटर्न मिल जाए हमको। ठीक है, तो हम लोग उसके परसेंटेज देते हैं कि कितना परसेंट इंटरेस्ट हमको दे रहा है बैंक। क्यों देते हैं? ताकि हमको ज्यादा रिटर्न चाहिए। सेम गोज विद द कंपनी, आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके एज अ होल्डर ऑफ द कंपनी, सॉरी
एज अ पर्सन जिसने कंपनी ने पैसा लगा के रखा है। ठीक है, मैं होल्डर इसलिए बोली क्योंकि शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से बोला, बट उस पर डिबेंचर बैंक भी आ जाएगा, इसलिए कह रही हूँ कि जिसने कंपनी में पैसा लगा के रखा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जिन जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगा के रखा है उसको मैंने कितना रिटर्न जनरेट करके दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है कौन सा कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं, प्री टैक्स कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं। प्री टैक्स कैपिटल एम्प्लॉयड, अब प्री टैक्स क्यों निकाल रहे हैं, पोस्ट टैक्स क्यों नहीं निकाल रहे हैं, कॉमन सेंस की बात बताती हूँ और इसको बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट नहीं हो तो हो सकता है कि आपको ये थोड़ा हार्ड लग सकता है। टैक्स जो रहता है, ठीक है, पोस्ट टैक्स में क्या हो जाएगा आपका, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट कौन सा आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएटी, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आफ्टर टैक्स है मतलब उसमें हम लोगों ने इंटरेस्ट को भी माइनस किया है। ठीक है, ईबीआईटी रहता है उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हो, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट को आप जो है माइनस करते हो तो आपका ईबीटी आता है। ईबीटी में से जब आप टैक्स को माइनस करते हो तो आपका आ जाता है पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। अब कॉमन सेंस की बात है, इंटरेस्ट जो रहता है वो टैक्स सेविंग एलिमेंट रहता है, मतलब आज अगर आपने किसी चीज पे इंटरेस्ट दिया है तो वहां इनकम टैक्स के केस में वो आपको टैक्स को सेव करने में हेल्प करने वाला है। अब ये चीज नहीं समझ में आई तो इसको डीप में समझने की जरूरत नहीं है, टैक्स का थोड़ा पार्ट हो जाता है, मैं आपको समझा रही हूँ। इंटरेस्ट जो रहता है वो टैक्स सेविंग एलिमेंट रहता है। ठीक है, तो एनीवेज इसका बेनिफिट आपको आगे मिलने वाला है तो उसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट लेते हैं ईबीआईटी, प्री टैक्स लेते हैं प्रॉफिट को फॉर द बेटर कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेटेड थ्योरी, जिसको मैंने आपको समझाया है। इनकेस अगर आपको और इसमें डिटेल में से चाहिए और अच्छे से समझना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, अब इसको एक्सेल शीट में आ जाओ एंड यहाँ पे हम लोग जो है इसको कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की क्या बोला है, मैंने आपको बोला था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि क्या, आपका ईबीआईटी डिवाइडेड बाय आपके शेयर होल्डर्स का, मतलब जो भी अगर प्रेफरेंस शेयर है तो वो, डिवेंचर्स है तो वो, प्लस डेट हो जाएगा। तो ये स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला होने वाला है रिटर्न के लिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए। तो इसको हम लोग जो है परफॉर्म करने वाले हैं। अब प्री टैक्स होता है ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हम लोगों ने बोला कि ये जो रहेगा वो प्री टैक्स होने वाला है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, स्क्रीन पे देखो जैसे परफॉर्म मैं करने वाली हूं। मैंने क्या बोला, हम लोगों को चाहिए ईबीआईटी डिवाइडेड बाय आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हम लोगों ने लिखा है इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहां पे मैंने क्या बोला ईबीआईटी हमको लेना रहेगा, तो आप अपना एबिटा लो, उसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करो, ब्रैकेट क्लोज करो, डिवाइड करेंगे आप किससे, अपने कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, ब्रैकेट ओपन, सम लिखो, फिर से ब्रैकेट ओपन करो, उसके बाद आप अपने टोटल जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका आप सम ले लो, यहां पर पे इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद आपकी बोरोइंग्स आ गई, ब्रैकेट क्लोज करो एंड देन प्रेस एंटर। ठीक है, तो ये आपका आ गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला भी इसके आगे लगा लेते हैं। इफ एरर, ब्रैकेट ओपन करो, ईबीआईटी में से डेप्रिसिएशन को आपको माइनस करना रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करो, डिवाइडेड बाय सम करना रहेगा जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका, एंड इफ एरर का फॉर्मूला लगा दो। स्क्रीन पे पॉज करके आप फॉर्मूला देख सकते हैं अगर ये थोड़ा स्पीड गया है, क्योंकि मैंने बोला हम थोड़ा अब स्पीड जाने वाले हैं, क्योंकि शुरू की क्लासेस में मैंने उसको थोड़ा स्लो करके आपको चीजें एंड फॉर्मूले समझा दिए थे। तो अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आप स्क्रीन पे देखो एंड उस तरीके से फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर लो, वैसे ही सॉल्व कर लो। ठीक है, ओके, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि क्या,
अगर जिस लोगों ने भी कंपनी में, स्क्रीन पे इधर यहाँ सामने देखो, कंपनी में जिस लोगों ने पैसे लगा कर रखे थे उसके बदले उन लोगों को 7.03% का कंपनी रिटर्न जनरेट करके दे रही है। नेक्स्ट आ जाता है रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स के बारे में मैंने आपको पूरी कहानी बता के रखी थी, अगर याद नहीं है तो मैं रिपीट करती हूँ। रिटेन अर्निंग्स मतलब कि क्या, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बनता है। स्क्रीन पे देखो यहाँ पे ना अपन इसको लिख लेते हैं, पिछले बार मैंने लिखा नहीं था। रिटेन अर्निंग्स के लिए क्या हो गया, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स मतलब कि क्या होता है कि सबसे पहले देखो कंपनी का क्या आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। मैंने ऊपर स्क्रीन पे देखो, मैंने ऊपर कैलकुलेट करके बताया कि भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आता है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया आपका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देखो जनरली इंडियन कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं। दूसरा चीज ये होता है कि कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल की क्लासेस नहीं होती है, एक ही प्रकार का इक्विटी शेयर कैपिटल दिया जाता है। बाहर की कंपनी देखोगे ना, वहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल में भी अलग अलग क्लास के इक्विटी शेयर होते हैं, जिसे हम लोग डिफरेंशियल इक्विटी बोलते हैं। इनकेस अगर किसी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स है तो उसमें से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से सबसे पहले हम लोग जो रहता है प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करने के बाद आपका आ जाता है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स, जो कि मैंने आपको बताया था EAES। अगर आपको याद होगा तो जब ये फाइनेंशियल मॉडल पे हम लोग एक्सेल पे जब मॉडलिंग बनाना शुरू किए थे, प्लॉटिंग किए थे इतनी स्टेटमेंट की, तब मैंने बताया था EAES होता है मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उनको उनका डिविडेंड दे दो, उसके बाद जो आपके पास अर्निंग बचेगी वो आपकी होती है इक्विटी शेयर्स वालों के लिए अर्निंग्स, जिसमें से मैंने बोला था कि कुछ कंपनी एज अ वे ऑफ द डिविडेंड दे देती है हम अपने शेयर होल्डर्स को, कुछ अपने पास रख लेती है एंड उसको री इन्वेस्ट कर लेती है। जो खुद अपने पास कुछ रख लेती है ना, जिसको री इन्वेस्ट करती है, उसी को हम लोग बोलते हैं अपनी रिटेन अर्निंग्स। तो रिटेन अर्निंग्स मतलब कितना परसेंटेज कंपनी अपने पास खुद ही रख लेती है, मतलब फिर से वो लोन नहीं ले रही है, फिर से वो बोरो नहीं कर रही है। कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है कि उसने प्रेफरेंस डिविडेंड को भी दे दिया है। अब इक्विटी डिविडेंड को दिया या नहीं दिया वो उसकी मर्जी है, उसके पास इतना प्रॉफिट है कि वो अपने प्रॉफिट को फिर से अपने बिजनेस पे री इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस चला सकती है। उसको फिर से कोई बोरोइंग्स, बैंक लोन इसकी जरूरत नहीं पड़ी। सोचो कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है कि उसने इतना प्रॉफिट जनरेट किया कि प्रेफरेंस डिविडेंड भी दिया। अब जब इक्विटी डिविडेंड की बात आई तो या तो उन लोगों ने डिविडेंड दिया, और अगर नहीं दिया तो रिटेन अर्निंग्स के बेसिस पे रखा, मतलब वो पूरा का पूरा पैसा कंपनी फिर से री इन्वेस्ट करी है। तो हम लोग रिटेन अर्निंग का परसेंटेज भी अपनी एक्सेल शीट पे निकाल लेंगे। किस तरीके से निकालने वाले हैं, स्क्रीन पे देखो, इज इक्वल टू इफ एरर लिखोगे, ब्रैकेट ओपन, आप अपनी उस पे शीट पे आ जाओ। हम लोगों ने यहाँ पे क्या है, रिटेन अर्निंग के परसेंटेज ऑलरेडी निकाल के रखे हैं जब हम लोग प्लॉटिंग कर रहे थे, तो आपको एज इट इज यहाँ पे लाके इसे कॉपी पेस्ट कर देना रहेगा, मतलब इफ एरर करके यूज करके लिंक कर दो। ओके तो मैंने क्या बोला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो रहता है वो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रहता है, जिसमें हम लोगों ने 3 पार्ट को देखा है। सबसे पहला क्या था आपका रिटर्न ऑन एसेट, जिसको मैंने बोला कि हम हमारी अगली क्लास में इसको कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट था हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसके बारे में हम लोगों ने पूरा समझा। उसके बाद जो आ जाता है वो आ जाता है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसको हम लोग हमारा शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। देखो मैंने आपको बोला कि अपना एक EAES होता है, मतलब कि क्या, जो कि अर्निंग अवेलेबल रहती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो जब आप अपने EAES को कंपेयर करते हो, अपने किससे कंपेयर करते हो, शेयर होल्डर्स फंड से कंपेयर करते हो, तो आपका आ जाता है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने आपको नीचे स्क्रीन पे आप देखो, नीचे स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था रिटेन अर्निंग वाले पार्ट्स में, कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से जब आप अपने प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करते हो तो आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आता है। ठीक है, तो वो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब आप अपने शेयर होल्डर्स फंड से कंपेयर करते हो तो आपको पता चलता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप कितना पे कर रहे हो, अपनी अर्निंग्स का कितना परसेंटेज आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रहे हो। अर्निंग्स
अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब अर्निंग का कितना परसेंटेज आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रहे हो। क्योंकि देखो कॉमन सेंस की बात है, कुछ रिटेन अर्निंग्स में तो जाना ही है। मैं बात कर रही हूं कि अगर मेरी 100 रुपए थी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स, उसमें से मैंने अगर रख लिया है 30 रुपए एज अ रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, मतलब मैं उसको अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करने वाली हूँ, और 70 रुपए जो है वो मैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने वाली हूं। तो मतलब ये हुआ कि मैं अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो है वो दे रही हूं 70% ऑफ दी अर्निंग्स। तो क्या हुआ, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब 70% रिटर्न ऑन इक्विटी हो रहा है, ठीक है। अब इसका क्या हुआ, फॉर्मूला कैसे आएगा आपका, EAES डिवाइड करेंगे आप अपने शेयर होल्डर्स फंड से इंटू 100, तो ये आपकी आ जाएगी रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब कि आप लोगों ने अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इक्विटी को कितना रिटर्न दिया, अपनी अर्निंग्स का कितना रिटर्न हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल रहा है, ठीक है। एक्सेल की शीट पे आ जाओ वापस से, इसको हम लोग करने वाले हैं कैलकुलेट, ठीक है। इज इक्वल टू लिखो, देखो मैंने बोला आपको EAES रहता है, जिसको हम लोग हमारे शेयर होल्डर फंड से डिवाइड करते हैं। अच्छा, शेयर होल्डर फंड्स मतलब कि क्या, अपना इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। अच्छा, इस पे ना आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, अगर इनकेस किसी कंपनी का प्रेफरेंस डिविडेंड है तो वो भी इस पे आ जाएगा, और अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो वो हमारे शेयर होल्डर फंड से माइनस होते हैं। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड भी आ रहा है ना, तो आपको क्या करना रहेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बोला EAES ले लो, लेकिन अगर आपका कोई कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स आता है ना, तो शेयर होल्डर्स फंड कैसे आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस आपका आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाएगा। अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस रहता है, ठीक है, एक्यूमुलेटेड लॉस रहता है तो उसको आपको माइनस करना रहेगा, ये आपका शेयर होल्डर फंड आएगा। उस केस में आप क्या करोगे, पैट से कंपेयर करोगे। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देके रखा है। तो इन शॉर्ट हम क्या देखना चाह रहे हैं, शेयर होल्डर्स वालों को कितना रिटर्न देके रख रहे हैं हम लोग। मैंने अभी शुरू में प्रेफरेंस शेयर को नहीं कंसीडर किया था, क्योंकि जनरली इंडियन कंपनी में होते नहीं है। इनकेस होता है तो आपको इस वे में करना है, ठीक है। एक्सेल की शीट पे आ जाएंगे। ओके, आपको क्या करना रहेगा, आपको निकालना है इक्विटी शेयर्स का मतलब सॉरी, हम लोग को निकालना है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इफ एरर यूज करने वाले हैं। ब्रैकेट ओपन करो, आपको मैंने बोला है कि जो अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है, हमारे केस में नेट प्रॉफिट डायरेक्टली हम लोग ले लेंगे। क्यों नेट प्रॉफिट लेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स का कोई रोल नहीं है, इसलिए आपको क्या लेना है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम करना है। किसका सम करना है, आपके शेयर कैपिटल का, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, परसेंटेज फॉर्म में कर दो। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम हमारी अर्निंग का 6.89% जो है वो हम हमारे शेयर होल्डर्स, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। हम हमारी अर्निंग का 6.9% शेयर अमाउंट जो है वो हमारे शेयर होल्डर्स को दे रही हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें आ गई। इसके बाद आ जाती है आपकी सेल्फ सस्टेन ग्रोथ रेट, एंड देन आ जाता है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इन दो रेशियो को हम लोग हमारी क्लास में, आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट जो रिटर्न ऑन एसेट्स है, एंड आपके रिटर्न ऑन इक्विटी में भी बहुत टाइप के रेशियोस और भी आते हैं, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो इन लास्ट दो रेशियो को हम लोग समझ लेते हैं, एंड इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। कौन से, सेल्फ सस्टेन ग्रोथ रेट क्या होता है एंड क्यों निकाल रहे हैं, एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अच्छा, अब देखो, अब हम लोग देखने वाले हैं सेल्फ सस्टेन ग्रोथ रेट। सेल्फ सस्टेन ग्रोथ रेट मतलब कि क्या होता है, आप लोगों ने अगर फाइनेंस के स्टूडेंट हो तो आप लोगों ने ये एक फॉर्मूला सुना होगा, G इज इक्वल टू B इंटू R, ठीक है।
अगर आप लोग फाइनेंस के स्टूडेंट हो तो आप लोगों ने लाइफ में एक बार ये फॉर्मूला जरूर ही सुना होगा कि एक फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू बी इंटू आर। जी क्या होता है आपका? जी होता है आपका सेल्फ सस्टेन ग्रोथ के बारे में बताता है। अब देखो, मैंने आपको रिटेन अर्निंग वाली पार्ट बताई जिसपे आपको बोला कि भाई कंपनी इतना जनरेट कर पा रही है कि उसको कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो अपने ही प्रॉफिट को अपने ही बिजनेस पे लगा रही है, आगे पैसा जनरेट करिए। मतलब कि एक थंब रूल उसके लिए हो गया कि खुद ही कमाऊंगी, खुद ही पे इन्वेस्ट करूंगी और खुद ही ग्रो करने वाली हूँ। तो ये आपकी रिटेन अर्निंग्स वाली बात हो गई। अब देखो, इस पे मेजर रोल जो प्ले करता है वो रिटेन अर्निंग करता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? G इज इक्वल टू बी इंटू आर। ठीक है, तो इसमें से ये एक पार्ट हो गया कि आपका रिटेन अर्निंग्स एक मेजर रोल प्ले करता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि जितना पैसा लगाया है उस पे कितना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, और एक होता है वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ रहा है उसका हम लोग वेटेड एवरेज निकालते हैं। इतना समझ लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है। जब आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितना कैपिटल लगाया उसका रिटर्न आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा आ रहा है, कॉमन सेंस की बात है, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिटर्न ज्यादा आ रहा है मतलब कंपनी के पास इनफ प्रॉफिट है, या तो कंपनी उस प्रॉफिट को एज अ वे ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे सकती है या अपने पर खुद री इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये बेटर है किसी भी कंपनी का अगर रिटेन अर्निंग ज्यादा आ रही है वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो उसको डिविडेंड देना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है कि एक इंडिया में जितनी भी कंपनियां है ना, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी डेवलप हुई नहीं है, तो यहाँ पे ग्रोथ की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर कंपनी बार बार प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो उसको डिविडेंड भी देना चाहिए। क्या होता है कि आप अगर देखोगे कि भाई कंपनी ने लगातार प्रॉफिट जनरेट किया है बट अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे रही है तो वो लोग उसको एक कॉन्स के रूप में ट्रीट करने लगते हैं। इसलिए जब अगर उसका कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा आ रहा है तो बेटर है कि वो उसको डिविडेंड भी दे और ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने रिटेन अर्निंग के रूप में रखे, मतलब अपने ऊपर इन्वेस्ट करे। ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं? देखो, कॉमन सेंस की बात है, अगर आज कंपनी ने 100 रुपए था उसको, वो चाहती तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकती थी। अच्छा, चाहती मतलब डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो क्या बोला है, अगर कंपनी चाहती तो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकती थी, लेकिन उसने क्या किया, वो 100 रुपए री इन्वेस्ट किया और आगे चल के अगले 10 साल में उसने 100 का वो 1000 रुपए बना दिया। तो सोचो, अभी 100 रुपए में से कंपनी, मैंने पिछले में आपको बताया था कि उसने क्या बोला है, रिटर्न ऑन इक्विटी हमारी फॉर एग्जांपल यहाँ 6.89% आ रही थी। ठीक है, मतलब वो अपने, अगर मैं इसको एग्जांपल को छोड़ देती हूँ, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ, मैं बोलती हूँ कि कंपनी 70% अपनी प्रॉफिट का अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है। तो आज अगर 100 रुपए का वो 70% देती थी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना मिलता? 70 रुपए मिलता। बट वही पैसा उसने खुद ने अपने पे लगाया, री इन्वेस्ट किया एंड आगे चल के जब 1000 रुपए कमाया तो कंपनी अब 1000 का 70% देगी तो कितना होने वाला है? पूरे 700 रुपए। इट मीन्स कि ये जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है, आप देख सकते हो। तो रिटेन अर्निंग जो रहता है एक मेजर रोल प्ले करता है एंड ये रिटेन अर्निंग रखनी है कि नहीं, डिविडेंड देना है कि नहीं, वो बताता है आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई है। अब देखो, जब हम लोग इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं ना कि आगे चल के इक्विटी शेयर होल्डर वाले को इतना ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, ये वाले पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने देखा ना कि 100 रुपए का 70% कंपेयर टू 70,000 का 70%, वो उस पे क्या हुआ, हम लोगों ने उसको देखी सेल्फ सस्टेन ग्रोथ रेट। इसके बारे में हम लोगों ने देखा है, सेल्फ सस्टेन ग्रोथ रेट के बारे में देखा है। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, स्क्रीन पे देखो। हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू इफ एरर। मैंने बोला है इफ एरर मतलब इज इक्वल टू इफ एरर, मैंने बोला है G इज इक्वल टू B इंटू आर। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, रिटेन अर्निंग्स इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी, B इंटू आर है। ठीक है, रिटेन B होता है हमारा रिटेन अर्निंग्स, R होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, तो B इंटू आर करेंगे एंड देन कॉमा 0, प्रेस एंटर। ठीक है, अब इसकी क्या है फॉर्मेटिंग, आप चेंज कर दो परसेंटेज में। सेल्फ सस्टेन ग्रोथ रेट कितनी है, 5.48% आ रही है इस पर्टिकुलर केस स्टडी में। ठीक है, हम लोगों ने हमारी सेल्फ सस्टेन ग्रोथ रेट निकाली है जो हमारी आई है 5.48। अच्छा,
अब इससे क्या हुआ कि आपकी जो सेल्फ सस्टेन ग्रोथ रेट है वो आपको ये बताती है कि अब जब उसने अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट किए चीजों को, तो री इन्वेस्ट करने से क्या हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। और जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट ग्रो करता है ना, कंपनी की वैल्यू मार्केट में बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से उसके शेयर प्राइस भी मार्केट में ग्रो करने लगते हैं। तो इस चीज पे हमको सेल्फ सस्टेन ग्रोथ रेट जो है वो बेटर एनालिसिस करने में मदद करती है। मैंने बताया था शेयर से भी रिलेटेड हम बात करेंगे, तो यहाँ पे वो चीज आई है कि भाई अगर कंपनी री इन्वेस्ट कर रही है अपने बिजनेस पे तो प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, तो वो उसकी एक मेजर बेनिफिट आती है, उसका जो मार्केट कैप है वो भी बढ़ता है और उसके शेयर प्राइस भी बढ़ते हैं। अब देखो, जो भी री इन्वेस्टमेंट हुआ उसका बेनिफिट किसको हुआ, बेनिफिट होता है उसका इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इसलिए यहाँ पे जो सेल्फ सस्टेन ग्रोथ रेट होती है वो आगे चल के मिलने वाले पैसे, आगे चल के मिलने वाले प्रॉफिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलने वाले प्रॉफिट के बारे में इसमें बात की गई है। इसलिए देखो जनरली ना इक्विटी शेयर होल्डर क्यों बोलते हैं कि इक्विटी शेयर्स जो रहते हैं ज्यादा रिस्की रहते हैं एंड ज्यादा प्रॉफिटेबल भी रहता है, हायर रिस्क हायर प्रॉफिट। क्यों, कंपनी अगर इतना कमा रही है तो इक्विटी शेयर्स को इतना भी मिल सकता है या कुछ भी नहीं मिल सकता है, रिस्क ज्यादा है। प्रेफरेंस शेयर्स के केस में कंपनी इतना कमाए, उनके डिविडेंड फिक्स होते हैं, या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स हो, ठीक है, उनका इंटरेस्ट अमाउंट फिक्स होता है। इसलिए इक्विटी शेयर्स को हायर रिस्की भी बोला गया और उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है कंपनी ने इतना कमाया तो डिविडेंड भी वो इतना देने के लिए रेडी हो, प्रॉफिट ज्यादा देने के लिए रेडी हो, तो उनका प्रॉफिट, तो उनका जो डिविडेंड का परसेंटेज है वो तो फ्लक्चुएट करता रहता है। इसलिए यहाँ पे सेल्फ सस्टेन ग्रोथ रेट स्पेशली इक्विटी शेयर्स होल्डर्स से रिलेटेड में बोली गई है, ठीक है। तो हमेशा क्या बोला गया है, सेल्फ सस्टेन ग्रोथ रेट का बेनिफिट जो रहता है हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, बोरोवर्स को नहीं मिलता है, राइट। तो वही हुआ हमारा G इज इक्वल टू बी इंटू आर, सेल्फ सस्टेन ग्रोथ रेट इज इक्वल टू रिटेन अर्निंग्स इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। इसको आप लोगों ने कैलकुलेट कर दिया है ना, आपका परसेंटेज आ गया, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थिंग। अच्छा, यहाँ टॉप पे देखो हम लोगों ने क्या है, पिछली क्लास में ना ग्रोथ रेशियोज के बारे में निकाला था, सेल्स ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ, ईबीटी ग्रोथ। कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे हम लोग से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हम लोगों ने डायरेक्ट मार्च 14 में डेटा शिफ्ट कर दिया, डेटा डाल दिया। इसको आप उठा के राइट साइड शिफ्ट कर दो, क्योंकि मार्च 14 का तो आना ही नहीं है। ग्रोथ मतलब कि क्या, इस ईयर का कंपेरिजन पिछले ईयर से करते हैं, कितना परसेंटेज ग्रोथ हुआ है, तो मार्च 14 तो एनीवेज पूरा ब्लैंक रहने वाला है। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब ये रेशियो क्या है, क्या चीज है, इसके बारे में समझते हैं। ओके, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू इफ एरर लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हमारे पास क्या है, इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए एबिटा है एंड माइनस डेप्रिसिएशन, मतलब हमारा ईबीआईटी है। तो आप अपने एबिटा को ले लो, ठीक है, उसमें से आपको करना रहेगा माइनस डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय आप अपने इंटरेस्ट को कर लो। ईबीआईटी आ गया आपका, ठीक है। ईबीआईटी को आपको करना रहेगा डिवाइडेड बाय आपके इंटरेस्ट अमाउंट से एंड देन प्रेस एंटर। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6.18 आया है। मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी एक साल में इतना पैसा कमा ले रही है कि वो अगले 6 साल या 6.18 ईयर्स के लिए कंपनी अपना जो है इंटरेस्ट का, लोन का पेमेंट कर पा रही है। 6 टाइम्स अपने चीजों का पेमेंट कर पा रही है। क्या बोला गया यहाँ पे, कंपनी जो रहती है एक साल में इतना अमाउंट अर्न कर पा रही है, इतना पैसा वो कमा पा रही है कि वो अगले 6 साल या 6.18 ईयर्स का या 6.18 टाइम्स अपने इंटरेस्ट को पे कर पा रही है सिर्फ एक साल अर्न करके। तो ये जितना, अब कॉमन सेंस की बात है, ये जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है भाई। अगर ये 1 on 1 हुआ, मतलब आज का कमाया और इसी साल का पे कर पाई इंटरेस्ट, तो ये बहुत रेड अलर्ट वाली बात हो जाती है। लेकिन अगर कंपनी जो रह रही है एक साल में इतना कमा रही है कि वो अगले 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल तक का इंटरेस्ट एक साल की अर्निंग में आगे के इतने नंबर ऑफ ईयर्स का इंटरेस्ट पे कर पा रही है, सो वो ज्यादा बेटर है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा होगा वो उतना बेटर होने वाला है, और ये हमेशा टाइम्स में रहता है। हालांकि और भी अदर फैक्टर्स आ जाते हैं जब यहाँ पेमेंट की बात होती है, और भी फैक्टर्स आ जाते हैं
इंटरेस्ट से रिलेटेड, बट क्या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यही बताता है करके एक साल में उसने कितना अर्न किया है एंड वो अर्निंग कितने आने वाले कितने सालों का इंटरेस्ट को पे करने में मदद करने वाली है। सो ये हमेशा हमारा जो रहता है वो टाइम्स में रहता है। कस्टम सेल फॉर्मेटिंग में जाके आप इसकी फॉर्मेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं। एंड देन जैसे हम लोगों ने पहले किया था, सारे ही ईयर्स के आपने जितने रेशियोज निकाल के रखे हैं उसको कॉपी एंड पेस्ट कर दो। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जहां पे हम लोगों ने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा, रिटर्न ऑन इक्विटी देखा, लेकिन उसके बहुत सारे पार्ट हैं जिसको अगली क्लास में करेंगे। उसके बाद हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स बचा है जिसको भी हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं। हम लोगों ने देखा है रिटेन अर्निंग्स के बारे में, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, हम लोगों ने सेल्फ सस्टेन ग्रोथ रेट एक न्यू चीज देखी, एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये 2 न्यू चीज थी एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई है, इजी टू अंडरस्टैंड थी। मैंने पूरी थ्योरी भी बताई है आपको, क्या होते हैं वो रेशियोज, क्यों इंपॉर्टेंट है, ज्यादा आना चाहिए उन रेशियो का कि कम आना चाहिए, ज्यादा आ रहे तो क्या बेनिफिट है, कम आ रहा है तो क्या नुकसान है। ईच एंड एवरीथिंग वाज कवर्ड इन दिस क्लास एंड आई थिंक सो आई वाज क्लियर विद द पॉइंट्स जो मैं आपको समझाना चाहती थी। इन केस अगर कुछ नहीं समझ में आया है, so do let me know wherever you want to. So thank you so much for watching the video till the end. अगर यहाँ तक बने हुए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्लीज इसको शेयर करो so that चैनल एंड हम और आप साथ में ग्रो करें। Thank you so much for watching the video.